गुड इवनिंग। आज हम टेस्ट सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुल 12 क्वेश्चंस की। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और पहले माफ़ी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इस बार लेट वीडियो बना पा रहा हूं और कारण इसका ये है कि थोड़ा सा इलेक्शन जो बाई इलेक्शन चल रहा है हमारे स्टेट में उसमें इंगेज हूँ थोड़ा सा मैं। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आज हम बात जो 12 क्वेश्चन की करने वाले हैं उनमें वन वर्ड भी है, एंटोनिम्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, एरर्स भी हैं और ग्रामर के लगभग मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और उन टॉपिक्स से हम बहुत सारे उससे रिलेटेड अन्य टॉपिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अभी इन 8 क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, या बेटर ये होगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये 8 क्वेश्चन के अलावा ये 4 क्वेश्चन हमारे ये रहे। दीज आर द अदर 4 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इन 8 क्वेश्चंस की करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेज। दूसरा, ही इज द बाइजर ब्लैंक द टू बॉयज। आई हैव नेवर हर्ड ब्लैंक स्पीक टू ब्लैंक। If we blank money, we would have bought that new car. It is I who blank guilty of this mistake. So, इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन है। अब चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, आंसर भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उस आंसर के पीछे का लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीज। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब पहले बाकी 3 अल्टरनेटिव जो 3 विकल्प हैं उनकी बात मैं करूं। पैथोलॉजिस्ट माने होता है रोग विज्ञानी, जूलॉजिस्ट प्राणी विज्ञान, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो ऑप्थल होता है वो आईज के लिए आता है, तो ये आई स्पेशलिस्ट के लिए हम कहते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे हर बार मैंने हर वीडियो में सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होता था वो वन वर्ड से रिलेटेड होता था, आज भी वन वर्ड से रिलेटेड है और पहला क्वेश्चन जो आंसर है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो अब हम जरा सी थोड़ा सा डिस्कस इसी क्वेश्चन पर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब एक्चुअली है क्या, जो डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, IST जो होता है वो एक व्यक्ति को रिफर करता है। अब लॉजी विज्ञान, इसके बाद डर्मा जो होता है वो स्किन के लिए यूज होता है। इसका मतलब वन हु इज एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग स्किन डिसीज। तो डर्मा माने स्किन, ध्यान रखिएगा डर्मा। अब मैं डर्मा रूट के साथ आपको कुछ वर्ड लिखने वाला हूं एंड रिमेंबर दोज वर्ड्स। ओके, डर्मा से संबंधित केवल डर्मा डर्मा होगा उनमें। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैचीडर्म, इसके बाद एक और वर्ड होता है बहुत अच्छा, डर्मिटाइटिस। ओके, इन सब वर्ड में कहीं ना कहीं डर्मा वर्ड का यूज हुआ है, हमें ये याद रखना है सब में। देखिए डर्मिस, डर्मिस, डर्मिस और एक और होता है पायोडर्म। ओके, इन सब में कहीं ना कहीं से डर्मा या स्किन का यूज हुआ है। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। एंडो, एंडो माने होता है अंदर, तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर की जो लेयर होती है स्किन की, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एपी माने होता है आउटर, तो आउटर मोस्ट स्किन, आउटर मोस्ट स्किन यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ओके, ध्यान रखिएगा, एपी मतलब आउटर मोस्ट यानी जो सबसे बाहर की जो स्किन हमारी दिखती है, दैट एपियर्स, ये एपिडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस अंदर की, एंडो माने होता है अंदर। हाइपो, एक्चुअली जो हाइपो होती है वो एंडो और एपी के बीच की लेयर होती है, जस्ट आफ्टर एपिडर्म, जो जनरली इंसानों में कम पाई जाती है। कई बार जो
क्या कहते हैं, कुछ ट्रीज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो याद रखिएगा, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस की जो स्किन के बीच की लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। अच्छा, पैचीडर्म, पैचीडर्म माने होता है, पैची माने होता है खुरदरा, रफ। तो थिक स्किन एनिमल को बोलते हैं हम, थिक स्किन एनिमल। यानी जैसे अगर हम बात करें एलिफेंट, बफेलो, मोटी खुरदुरी खाल वाले जानवर, ओके, ये सब पैचीडर्म एनिमल हैं। डर्मिटाइटिस, इटिस माने होती है जलन, इटिस माने जलन, यानी डर्मिटाइटिस माने क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। इसी से एक शब्द और बनता है, डर्मिटाइटिस से रिलेटेड है, मतलब आधा डर्मिटाइटिस में से है, आधा दूसरे शब्द है। एक होता है न्यूरोटाइटिस, न्यूरोटाइटिस में भी आइटिस शब्द है। तो न्यूरोटाइटिस माने होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, न्यूरो माने नर्व, और आइटिस जो है जैसे यहां यूज हुआ है उसी तरह से आइटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, नसों की जलन। अच्छा, अब आते हैं हम पायोडर्म पे। पायोडर्म मीन्स होता है, एक्चुअली पायो जो होता है वो एक तरह से हमारे क्या कहते हैं उनको, इन्फेक्शन के लिए कहते हैं। तो स्किन में जो इन्फेक्शन होता है हम उसको पायोडर्म बोलते हैं। इन्फेक्शन इन स्किन, और जनरली कब, जब इसमें पस पड़ जाए, यानी जब स्किन में पस पड़ के इन्फेक्शन हो जाए उसको हम कहते हैं पायोडर्म। ध्यान रखिए, पायोडर्म एक्चुअली सही शब्द है पायोडर्मा। तो जो इन्फेक्शन इन स्किन, स्पेशली जो पस या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मवाद पड़ने की स्थिति में आता है, उसको हम कहते हैं पायोडर्मा। तो डर्मेटोलॉजी से हमारे कुछ शब्द नए पता चले, दोबारा पढ़ देता हूं मैं। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैचीडर्म, डर्मिटाइटिस और पायोडर्मा। चलिए अब मूव करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ही इज द बाइजर ब्लैंक द टू बॉयज फ्रॉम देन एट और टू, TO2। अब पहली चीज जो हमारी जाती है वो बाइजर। बाइजर जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है, और हमको बचपन से सिखाया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है। बाइजर के साथ काय का प्रयोग होता है, देन का। तो उस हिसाब से हमारी जो पहली नज़र है या पहला जो इंस्टिंक्टिव आइडिया हमारा जो जाता है वो देन पे जाता है कि भाई यहाँ देन सही होना चाहिए, ओके। बट ध्यान रखिए यहाँ देन गलत है। अब कारण समझिए, और इसमें तीन चीज़ें याद रखने लायक है। देखिए जनरली क्या होता है, बाइजर या यूँ कहें कंपैरेटिव, जनरल रूल जो है वो बता रहा हूँ मैं पहले। कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले एक तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, नंबर 2 इसके बाद देन का यूज होता है, ठीक। अब यहां देखिए ये दा लगा हुआ है, तो या तो ये दा गलत है यहां, क्योंकि मैं यहां कह रहा हूं आपसे कि दा लगता, कोई आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल इसके पहले यूज होता है। लेकिन इस पूरे बात में जो जड़ है वो है ये टू शब्द। जब भी कंपैरेटिव डिग्री में TW2 के द्वारा कंपैरिजन दर्शाया जाए, जब भी किसी भी कंपैरेटिव सेंटेंस में अगर TW2 वर्ड का यूज हुआ है तो तीन चीजें याद रखिए। इस टू के पहले भी आर्टिकल लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बाइजर या कंपैरेटिव होने के बावजूद भी फिर हमारा ऑफ का यूज होता है, देन का नहीं, ठीक है, देन का नहीं, ऑफ का। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, जब आर्टिकल नहीं लग रहा था लेकिन जैसे ही टू शब्द का यूज होने लगा तो आर्टिकल भी लगेगा और आर्टिकल द ही लगेगा। एक उदाहरण और बताता हूं मैं। सी इज द टालेस्ट, सी इज द टालर ऑफ द टू गर्ल्स। तो देखिए ये दा लग गया, ये टालर है और इसके पहले दा है, ये बात पूरी तरह से सही है। यहां ऑफ लगेगा, देन नहीं लगेगा, रिमेंबर द फैक्ट। तो हम दो क्वेश्चन को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आई हैव नेवर हर्ड ब्लैंक स्पीक टू ब्लैंक। ये क्वेश्चन प्रोनाउन से संबंधित है, सी ही, हर ही, सी हिम और हर हिम। तो याद रखिए यहां हर्ड जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। मेन वर्ब के बाद
मेन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस हिसाब से यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। तो हम चारों विकल्पों में अगर देखें तो यहाँ पहले सी है जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ हर है, ये भी चांस है। यहाँ सी है तो ये भी गलत हो जाता है, और यहाँ हर है। तो ये दो विकल्प हमारे पास सही बचते हैं अभी। अब आते हैं अपन यहाँ स्पीक टू। यहाँ टू प्रीपोजिशन है। टू क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रखिए। उस हिसाब से ये प्रश्न, ये जो विकल्प है हमारा, ये भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमको और इसमें भी। इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होता है वो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी ब्लैंक मनी वी वुड हैव बॉट दैट न्यू कार। जब इफ के साथ जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कई तीन प्रकार के होते हैं। एक्चुअली अलग अलग स्पॉम में मैं अलग अलग तरह से बात करूंगा, लेकिन आज मैं जो कंडीशनल बताने वाला हूं आपको अलग तरह, मतलब एक ही प्रकार का बताऊंगा। पहला, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस भी थर्ड, ध्यान रखिएगा। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो या तो इसको मिस कर देते हैं या इसको, दो में से किसी एक चीज को देकर दूसरी चीज को खालिस्तान के रूप में पूछ लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड प्लस बी थर्ड, यानी इफ प्लस हैड प्लस बी थर्ड, और दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस बी थर्ड। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए ये वुड हैव रहा, ठीक। इसका मतलब हमें क्या आंसर देखना है, पहले में पास्ट परफेक्ट, तो हैव हमारा आंसर गलत हो गया। हैव हैड गलत हो गया क्योंकि हैव के बाद हैड यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हैड बचता है और हैड हैड। हो सकता है आप में से कई लोगों ने हैड और हैड नहीं सुना हो कि लगातार दो हैड कैसे। तो दोस्तों एक्चुअली ये हैड अकेला होने से ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब ये हैड हैड सही क्यों है, यहाँ हैड एक तो है हेल्पिंग वर्ब, ये पजेस करने वाली, रखने वाली। यदि मेरे पास पैसा होता, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव की थर्ड फॉर्म, यानी हमें पास्ट परफेक्ट मिल गया। इफ प्लस हैड प्लस वी थर्ड, इफ प्लस हैड प्लस वी थर्ड, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हैड हैड होगा। चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन। इट इज आई हु ब्लैंक गिल्टी ऑफ दिस मिस्टेक, इज, एम, आर और नन। यहां जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, हु या दैट, तो इसके बाद जो वर्ब लगती है, क्या लगती है, वर्ब, इसके पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगती है, ठीक। इसके अनुसार आने वाली नाउन या प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के जो एंटीसेडेंट, एंटीसेडेंट मतलब पूर्ववर्ती, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती जो भी नाउन या प्रोनाउन होगी उसके अनुसार इस वर्ब का यूज होगा। तो इस हु के एंटीसेडेंट या पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन क्या है, आई। तो आई के साथ इज लगता नहीं है, आर लगता नहीं है, लगता है एम। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, एम। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी। ओके, अब हम बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पे। ही डिड नॉट सीम टू रिकॉग्नाइज मी ब्लैंक वी हैड नेवर मेट। ऐसा लगा कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं, जय मानो कि हम कभी मिले ही नहीं थे, तो जैसे कि हम कभी मिले ही ना हो। यट यहां गलत हो जाता है, आल दो। अब दो बात, चूंकि लाइक माने दो अर्थ होते हैं, लाइक माने की तरह और लाइक माने जैसे भी। ही इज लाइक मी, वो मेरी तरह है। लेकिन ध्यान रखिए, जब लाइक का उपयोग जैसे होता है तब ये कंजक्शन के रूप में कभी ना काम नहीं करता। कंजक्शन मतलब जब दो वाक्यों को हम जोड़ रहे हों, यहाँ दो वाक्य जोड़ रहे हैं, एक तो ये। दूसरी चीज, अब आते हैं हम एजिव पे, और इसका आंसर भी एजिव है। एजिव जो है वो एक्चुअली मानो, जैसे कि, उस अर्थ में प्रयोग करता है। हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है इस चीज को। और एक और चीज, चूंकि यहां तो मैंने दे रखा है, लेकिन कभी कभी इससे संबंधित टेंस भी पूछ लेते हैं। एजिव के बाद हमेशा पास्ट टेंस का यूज होता है, ध्यान रखिए। देखिए, ठीक, तो वो ऐसा लगा जैसे मुझे उसने पहचाना नहीं, मानो हम कभी मिले ही ना हो,
मानो कि हम कभी मिले ही ना हो, इसलिए द करेक्ट आंसर इज एज इफ। ध्यान रखिएगा, हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एज इफ। चलिए आगे बढ़े अब हम 7th क्वेश्चन पे। इट वॉज नॉट सच एन एग्जाम ब्लैंक वी हैड एक्सपेक्टेड। ये ऐसा एग्जाम नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ये क्वेश्चन भी रिलेटिव प्रोनाउन का है, और रिलेटिव प्रोनाउन में एग्जाम चूंकि नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ विच या दैट दोनों का प्रयोग होता है, उस हिसाब से ये दोनों सही होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, देखिए क्या लगा हुआ है, सच। जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है और उस नाउन के पहले सच का यूज हुआ हो, ऐसी स्थिति में जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है वो एज होता है। हु, विच या दैट कभी नहीं हुआ, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। अगर मैं यहाँ ये भी कह देता ही वॉज नॉट सच अ बॉय, ही वॉज नॉट सच अ बॉय, तब भी हु नहीं लगता, तब भी यहाँ एज ही हमारा सही होता। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग यदि नाउन के पहले सच का यूज हुआ है, नाउन के पहले सच का यूज हुआ है, तो वी डू नॉट यूज विच, दैट और हु, वी यूज एज। ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिएगा, हमें ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि तब ऐसी स्थिति में हमेशा हम एज को यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम। अपोजिट ऑफ द गार्नर। ओके, हमें गार्नर शब्द का अपोजिट लिखना है। चूज द अपोजिट ऑफ द गार्नर। एक्लेम, डिस्पर्स, एक्चुअली डिस्पर्स नहीं, डिस्पर्स है, आर्मर और एक्यूमुलेट। तो जो गार्नर शब्द है, गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, टू होल्ड। अच्छा, गार्नर का एक और चीज होती है, गार्नर शब्द जो इसी से बना है ग्रेनरी, अनाज भंडार का सिनोनिम भी होता है। ये एक्चुअली ग्रेनरी का सिनोनिम भी होता है, लेकिन ये वर्ब के रूप में जो है इसका मतलब इकट्ठा करना होता है, असेंबल, टू कलेक्ट। क्या होता है? कलेक्ट करना। अब चूंकि इसका मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, तो एक्यूमुलेट इसका सिनोनिम हो गया। अब अपोजिट क्या होगा? बांटना या वितरित करना, तो ये डिस्पर्स। इसका सही आंसर होगा, जो गार्नर का जो अपोजिट होगा वो है डिस्पर्स। चलिए इन 8 क्वेश्चन को उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बाकी 3 क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द 3 other questions that we are going to discuss. The headquarter of RBI is in Mumbai. The headquarter of RBI is in Mumbai. आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में या सी में। तो ध्यान रखिए, इसमें ए में एरर है। अब आप में से कईयों को लग सकता है सर हेडक्वार्टर सिंगुलर है, इज सही है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब कारण समझिए। देखिए क्वार्टर जो है शब्द, क्वार्टर माने होता है 1/4 पार्ट, किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट, ओके, यानी चौथा हिस्सा। लेकिन जैसे ही इसमें एस लग जाता है, इसके 2 मीनिंग हो जाते हैं। 1/4 पार्ट्स यानी किसी चीज़ के चौथाई हिस्से, साथ ही साथ अ बिल्डिंग, यानी बगैर एस के इसका अर्थ बिल्डिंग नहीं निकलता। जब बगैर अर्थ एस के बिल्डिंग अर्थ नहीं निकलता, तो यहाँ हेडक्वार्टर से बिल्डिंग का अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग होती है जिसका अर्थ किसी न किसी चीज़ का मुख्यालय, बहुत सारे भी हो सकते हैं। चूंकि यहाँ एक हेडक्वार्टर की बात चल रही है आरबीआई का, तो चूंकि एक ही मुख्यालय होता है इसलिए इज सही है, लेकिन यहाँ एस लगाना जरूरी है हमें, तो यहाँ एस मिसिंग था, इसलिए हमारे ए पार्ट में गलती है। अगली चीज़ दोस्तों, एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्सेस कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, और इसलिए भी है कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी इनको समझने में। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को भी आती होगी, तो हर बार एक ना एक क्वेश्चन में इससे संबंधित आपको लेके आता हूँ। आज फिर एक नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। जो 10th क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही क्वेश्चन है। सी कांट हेल्प ब्लैंक, सी इज अ चैटर बॉक्स। वो एक बातूनी, चैटर बॉक्स माने होता है बातूनी, वो एक बातूनी लड़की है। तो सी कांट हेल्प टॉकिंग, टॉक, टू टॉक और टॉक। जनरली क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हेल्प, डेयर, सी, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है, यानी वी फर्स्ट। उस हिसाब से तो यहाँ टॉक सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत आंसर है। कारण समझिए आप,
कांट या कुड नॉट प्लस हेल्प, ये एक पूरा फ्रेज होता है, इसके बाद हमेशा जीरेंड आता है। इसका एक बहुत और इंटरेस्टिंग पहलू बताने वाला हूं पहले, लेकिन इसको आंसर समझ लीजिए। इसका आंसर हो गया टॉकिंग, क्योंकि जीरेंड मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, जीरेंड मतलब वी प्लस आईएनजी। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो हम में से कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, इस वाक्य का अर्थ, या अगर मैं कहूं आई कांट हेल्प टीचिंग, ओके, तो कुछ लोग कहेंगे मैं पढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकता, मैं हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जब कांट या कुड नॉट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी चीज होती है, तो वो जो वर्ब है उसके बिना आप रह नहीं सकते या उसको आप छोड़ नहीं सकते। यानी आई कांट हेल्प टीचिंग का मतलब हुआ मैं बिना पढ़ाए नहीं रह सकता, मैं पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, या मैं आई कैन नॉट स्टॉप टीचिंग, मैं पढ़ाना बंद नहीं कर सकता, इसका ये अर्थ होता है। ध्यान रखिए, न केवल ये जीरेंड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कभी अगर कहीं किसी कंप्रेंशन में या अनसीन पैसेज में आ जाए तो हमें वाक्य का सही अर्थ भी निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमें रेफरी की सही स्पेलिंग लिखना है, REFREE, REFEREE, REFERRY और REFERY। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रेफरी शब्द जो है वो रेफर से बना है, रिफर से बना है, और रिफर में ये हो गया, और इससे EE जुड़ जाता है। तो ये रही आपकी स्पेलिंग। सो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट, एक और एरर, बहुत इंटरेस्टिंग एरर है, इस पर भी थोड़ा 2 मिनट डिस्कस करना पड़ेगा हम लोगों को। 2 summons have been sent to him but he has not come yet। आपके पास 3 विकल्प हैं, A, B, C, D में नो एरर है। अब 2 summons have been sent to him but he has not come yet। देखिए पिछले वीडियो मैंने बताया था कि yet के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, नेगेटिव आता है, तो इस हिसाब से ये सही है। 2 summons बहुवचन हो गया, हैव हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती लगती है, कि हो सकता है इसमें गलती हो, या फिर हमारा आंसर नो एरर हो। लेकिन गलती यहाँ है, यहाँ ये 2 summons गलत है। अब इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली जो समन है वो एक वर्ब के रूप में है, और वर्ब का मतलब होता है, समन मतलब होता है किसी को कॉल करना ऑफिशियली, ठीक है, अप्राइज, इन किसी को बुलाना। लेकिन जब ये नाउन के रूप में काम करती है इस समन, तो समन्स होती है, समन्स होती है नाउन के रूप में, और ये सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर। अब देखिए इंटरेस्टिंग सी चीज, समन्स सिंगुलर होती है, ओके। तो यहाँ ये सिंगुलर हो गई, तो या तो यहाँ हैज होना चाहिए, ध्यान रखिए, क्या होना चाहिए, या तो यहाँ हैज होना चाहिए, या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। अब दूसरी इंटरेस्टिंग सी बात, यहाँ टू लगा हुआ है, टू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, यानी हैव सही है, यहाँ ये टू के हिसाब से इसमें कोई चेंज होने वाला है। तब अगर समन्स सिंगुलर होती है नाउन के रूप में, तो जो इसका प्लूरल फॉर्म होता है वो समन्सेस होता है, ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से यहाँ जो एरर है वो समन्स में है, और समन्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा समन्सेस से। तो इस प्रकार से आज चूंकि थोड़ा सा इंगेज हूँ दोस्तों दूसरी जगह पे, तो मैं थोड़ा लेट भी लेके आ रहा हूँ वीडियो, और थोड़ा कम क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे आने वाले कुछ और जो सीरीज के कुछ और जो क्वेश्चन होंगे या कुछ और वीडियोज होंगे, मैं और भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।